Hello student, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. Student, आज के सेशन में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं हम, और आज का टॉपिक रहेगा कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे स्मार्ट स्टडी को फॉलो करें, स्मार्ट पैटर्न को फॉलो करें और स्मार्ट स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। तो आज की क्लास में हम लोग ये कवर करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने सारे सिलेबस को बहुत कम टाइम में, यानी जितना टाइम अभी बचा है, 1-2 महीने जो बचे हैं, इनमें कैसे सारे सिलेबस को बहुत जल्दी से कवर करें और 90 प्लस में कैसे स्कोर करेंगे, वो आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है। आज के सेशन में आप लास्ट तक अगर ये वीडियो देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप 95 प्लस स्कोर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे और हर कंडीशन में करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट, हार्ड वर्क करना एक डिफरेंट चीज होती है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना बहुत डिफरेंट चीज होती है। और आज हम स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क की बात करने वाले हैं, हार्ड वर्क की बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से और बहुत 90 प्लस में कैसे स्कोरिंग की जाती है, वो आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड इन केमिस्ट्री, यानी आप स्मार्ट वे में स्टडी करें, हार्ड वे में स्टडी ना करें। गारंटीड आप 90 प्लस लाएंगे अगर आप स्मार्ट वे में, मेरे स्मार्ट वे तरीके से आप चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैं यहां पर आपको बिल्कुल बेस से एक्चुअल में केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाता है वो आज हम लोगों को डिस्कस करना है, और कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, वो सारी बातें करेंगे। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा 100% सिलेबस है वो परसेंटाइल वाइज किस तरीके से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन मिला है, परसेंटेज वाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिस्ट्रीब्यूशन मिला और फिजिकल केमिस्ट्री को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम 100% सिलेबस की बात करें तो हमारे जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की परसेंटेज है वो है 27.1%। मींस आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस सेशन के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सिलेबस में आने वाला है 27.1% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ सिलेबस आने वाला है। वहीं पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बहुत बड़ा पार्ट आपके सिलेबस में आने वाला है, यानी परसेंटेज वाइज बहुत बड़ी परसेंटेज में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट करेगा आपके बोर्ड के सिलेबस में, यानी 40% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने वाली है। और वहीं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो 32.9% फिजिकल केमिस्ट्री आएगी। तो इन शॉर्ट आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अपने आप में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि परसेंटाइल वाइज हमने 100% कुछ इस तरीके से बोर्ड में आना है। अब बारी आती है कि अगर हम 27.1% फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है तो एक्चुअल में एक्यूरेट कितने मार्क्स को लेकर आ रही है। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आएगी 19 मार्क्स की। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहां पर आएगी आपकी 19 मार्क्स की बोर्ड 2021 में। वहीं पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी आनी है 28 मार्क्स की। वहीं पर ऑर्गेनिक आनी है आपकी 28 मार्क्स की। और अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं जो कि बहुत बड़ा परसेंटाइल लेकर आएगा आपके पेपर में, और वो होगा आपका मार्क्स वाइज 23 मार्क्स। तो इन शॉर्ट अगर हम इन सारे मार्क्स को ऐड करते हैं तो आपके 70 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये हुआ। इसके बाद बच्चों बारी आती है कि कुछ स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स हैं और किन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। तो अब हम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, फिर पर्टिकुलर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो के बाद आप स्मार्ट वर्क करेंगे, नॉट हार्ड वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूं तो हमारे सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो कौन सा है, तो पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है आपके पास। सेकंड चैप्टर की बात करूं तो डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है आपके पास। वहीं पर थर्ड चैप्टर की बात करूं तो कंट्रोल यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जब हम डिस्कस करेंगे तो वो भी कहां पर किसका पार्ट है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इन शॉर्ट आपके ये 3 चैप्टर्स कितने मार्क्स के आने वाले हैं, 19 मार्क्स के आने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको पता ही है, तो ये 5 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आने वाले हैं। और वही फिजिकल केमिस्ट्री जो कि 23 मार्क्स अकेले, यानी आपको 70 मार्क्स में से 23 मार्क्स ही लाने होते हैं। इन शॉर्ट अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आप पास तो तभी हो गए, यानी आप सिक्योर जोन में चले गए। तो आपको अगर सिक्योर जोन में जाना है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री अपना क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर देखते हैं। ये तो बात हुई स्टूडेंट परसेंटेज वाइज, मार्क्स वाइज और चैप्टर वाइज हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब बारी आती है कि इन सारे चैप्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं और सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स को। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट यानी लेंथी, सबसे ज्यादा मार्क्स के। अब इन पर्टिकुलर सारे चैप्टर्स में से
कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा पढ़ने हैं, ध्यान से पढ़ने हैं और सबसे ज़्यादा मार्क्स के आने वाले हैं, जो हमें सिक्योर जोन में लेके जाएंगे। फिर हम पर्टिकुलर टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चल रहे हैं पर्टिकुलर चैप्टर के मार्क्स पर। देखिए आप इसको। तो चलिए स्टूडेंट, आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया था। अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब हम बात करेंगे कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा वेटेज के साथ आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें उन्हें बहुत अच्छे से कवर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप यहाँ पर, अगर मैं यहाँ देख रहे हैं हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज जो लेकर आएगा वो पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का होगा। अगर मैं वेटेज वाइज बात करूँ, मार्क्स वाइज बात करूँ, तो आपके पी ब्लॉक 8 मार्क्स का आने वाला है, पी ब्लॉक 8 मार्क्स का आने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 6 मार्क्स का आने वाला है, 6 मार्क्स का आने वाला है। यानी ये 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज ले रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स के आते हैं। वहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं तो एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर भी अगर मैं बात करूँ तो ये 6 मार्क्स का आने वाला है, 6 मार्क्स का आने वाला है आपके लिए। और अगर मैं एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करता हूं तो ये आने वाला है आपका 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का आने वाला है। तो इन शॉर्ट ये वो बड़े चैप्टर्स हैं, ये वो चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा वेटेज के साथ आ रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छे से कवर करना है। वहीं अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आने वाला है। और वहीं अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपके लिए 6 मार्क्स का आने वाला है। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ये और केमिस्ट्री के वो चैप्टर्स हैं जो ज़्यादा वेटेज के साथ आने वाले हैं। तो इन शॉर्ट फिजिकल केमिस्ट्री में ये 2 बड़े चैप्टर्स हैं जो 12 मार्क्स अकेले लेकर आए, 12 मार्क्स का जिनसे अकेला आएगा। वहीं अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये वो बड़े चैप्टर्स हैं जिनमें से 14 मार्क्स का केवल यहाँ से आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इन 2 चैप्टर्स से। वहीं अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये वो 2 चैप्टर्स हैं जिसमें 14 मार्क्स का अकेले इन 2 चैप्टर्स से आएगा। तो इन शॉर्ट हमने आप लोगों के लिए सेपरेट 6 चैप्टर को पार्ट में बांट दिया, और अगर आप इन 6 चैप्टर को कवर करते हैं तो आप देखिए 14 मार्क्स और 12 मार्क्स, अगर मैं इन सब का एडिशन करता हूं, 14 और 12 को अगर मैं ऐड करता हूं तो ऑल ओवर कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स का हो जाएगा, यानी 40 नंबर का हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर आपकी केमिस्ट्री में 14 to 15 चैप्टर हैं, अगर आप उन 14 to 15 चैप्टर्स में से केवल ये 6 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपके 40 मार्क्स डेफिनेटली आने वाले हैं और आप एक सिक्योर जोन में जाने वाले हैं। अब आती है बात उन 30 मार्क्स की जो दूसरे चैप्टर्स से आने वाले हैं, और अब हम पर्टिकुलर चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमें जरूर पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक्स को हमें हल्का सा रिव्यू लेकर आगे बढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, अभी अभी आपने इससे पहले जो देखा था कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और हायर वेटेज के हिसाब से कौन कौन से चैप्टर्स हमें ज़्यादा कवर करने हैं वो हम लोगों ने देखा था। अब हम पर चैप्टर कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद पर चैप्टर कौन से क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री के पार्ट 1 से, यानी फर्स्ट बुक से, और फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर से हम फर्स्ट की ओर आएंगे, और लास्ट चैप्टर से फर्स्ट की ओर आते हुए हम बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से करने हैं, स्मार्ट वे में करने हैं, स्ट्रेटेजिक वे में करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर जो होगा वो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा है तो बहुत 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 अच्छा चैप्टर है और 6 मार्क्स का है, बहुत इजी चैप्टर है। यहां पर आपको बेसिकली 3 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डील करना है और इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो आने वाला है आपका वो आने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर से। IUPAC नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आपको गारंटीड है, वहां से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो आप नोमेनक्लेचर यानी IUPAC कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की नेमिंग कैसे होती है और उनके रूल्स क्या हैं वो सारी चीजें आप लोगों को कवर करनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब ये नहीं कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी याद करनी है, वो टॉपिक्स, वो पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपको कोई मॉलिक्यूल देकर बोलेगा कि बताइए कि इस FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 बाहर अगर Cl2 कोई ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, इस मॉलिक्यूल का स्पिन बता दीजिए, इस मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन बता दीजिए, इस मॉलिक्यूल का मैग्नेटिक बिहेवियर बता दीजिए, ये कलरलेस है,
या नहीं है, ये कलर्ड है, तो ये बता दीजिए। तो VBT से आपको एक डेफिनेटली 99.99% एक क्वेश्चन यहां से मिलने वाला है, जो 3 मार्क्स का यहां से एक क्वेश्चन होगा, 1 से 2 नंबर का यहां से क्वेश्चन होगा। फिर पहुंचते हैं CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आपसे पूरी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कभी नहीं पूछेगा, आपसे पूरी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग बहुत रेयर पूछता है, लेकिन आपको पढ़ना है। लेकिन उसके बाद आपसे जो पूछता है, आपसे पूछता है कि किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT के बेस पर हम इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं T2G और EG में। तो वो आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल थ्योरी आपको पढ़नी है और आपको समझना है, और वहां पर ये वाले केसेस आपको जरूर पढ़ने हैं। 99.99% यहीं से क्वेश्चन बनता है कि डेल O अगर ग्रेटर देन P हो, अगर डेल O ग्रेटर देन P हो तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और EG में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और डेल O इज लेसर देन P हो तो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और EG में कितने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपने थ्योरी पढ़ी होगी, अगर पढ़ी है तो वहां आपको पता है कि अगर डेल O ग्रेटर देन P वाला केस बनता है तो वहां पर पेयरिंग हो जाती है, और पहले नीचे वाले ऑर्बिटल में, यानी नीचे जो है आपका T2G है या EG है, वो डिपेंड करता है टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से, तो नीचे वाले में पेयरिंग होगी। जब नीचे वाले टोटल फुलफिल हो जाएंगे तब वो ऊपर जाएगा, और ये नॉन पेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से आपका नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन आना है, तो ये नहीं छोड़ना है आपको। VBT यानी हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आना है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करना है आपको। CFT से क्वेश्चन आना है, डेल O डेल P वाला केस 99% आता ही है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, इनको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। थोड़ा थोड़ा सा सारा पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट टर्म ये हैं, इनको बिल्कुल भी आपको रिमूव नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं D और F ब्लॉक। D और F ब्लॉक की बात करें तो देखिए, D और F ब्लॉक में 2 कंपाउंड्स होते थे, KMnO4 और हमारा पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। इस सेशन उनकी प्रॉपर्टीज को रिमूव कर दिया गया है, तो वहां ये हमारा काम बहुत आसान हो गया है। आप केवल और केवल क्या ले गए हैं, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स रह गए हैं। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब कि ट्रांजिशन एलिमेंट में जिंक, कैडमियम, Hg क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, जबकि दूसरे कलर्ड होते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन क्यों बोला जाता है, किन कंडीशंस में ट्रांजिशन बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉय फॉर्मेशन करते हैं तो क्यों करते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स एज अ गुड कैटलिस्ट की तरह करते हैं तो क्यों करते हैं। ये बेसिक्स क्वेश्चन है, तो जनरल प्रॉपर्टीज पर आते हैं, और यहां से एक 3 नंबर का ठोक बजाकर क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर करना है। 10 ईयर्स में आपको मिल जाएगा। कैसे, आपको कोई 3 डाटा देगा, यानी आपको कहेगा Mn2+, Fe3+, ठीक है, V3+, ऐसे 4 एटम्स आयंस देके आपसे कहेगा कि बताइए इनमें से मोस्ट स्टेबल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, इनमें से कलरलेस कौन सा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर होते हैं, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का ऐसा जरूर आता है, और अगर ऐसे वाला नहीं आया है तो फिर आपका क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, यानी आपको कुछ एलिमेंट्स देगा, जैसे कहेगा Fe2+, आपको कहेगा V+ या समथिंग, और इसकी कहेगा कि इसकी M2+ से M की जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.91 है ना। Mn2+ की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस के 0.82 है, समथिंग रिडक्शन पोटेंशियल देके आपसे पूछेगा कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल वाले क्वेश्चन को क्या करना है, नेगलेक्ट नहीं करना है, और आपको इस तरीके से आयन देकर अगर आपसे कलरलेस पूछता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपको ये कवर करना है। इसके बाद यहां पर लेंथेनॉइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको कवर नहीं करनी है, केवल यहां से लेंथेनॉइड को जनरल पढ़ना है, और 99% जो क्वेश्चन आता है वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का होता है। तो डिफाइन द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कवर करना है कि व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, हाउ कैन यू डिफाइन। ठीक है, तो ये आपको बहुत आसान हो गया है, आपको यहां से ये कवर करना है। फिर बारी आती है P ब्लॉक। तो P ब्लॉक में अगर ग्रुप 15 की बात करूं तो ज़्यादा कवर नहीं करना है, आपको केवल अमोनिया का रिएक्शंस और नाइट्रिक एसिड की रिएक्शंस और अमोनिया को कवर करना है। ग्रुप 16 में आपको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर को बहुत अच्छे से करना है, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। अगर मैं ग्रुप 17 की बात करूं तो ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस को आपको कवर करना है, और इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को आपको यहां कवर करना है। और ग्रुप 18 की बात करूं तो जीनॉन के कंपाउंड्स और उनके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। लेकिन सर ये तो आपने इतना सारा बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट P ब्लॉक से क्या आता है, तो मैं आपको एग्जैक्ट P ब्लॉक से थोड़ा सा बता देता हूं कि P ब्लॉक से पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, एक आता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पर।
इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर पर। जैसे मैं कह रहा हूं कि ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन कौन से होते हैं? HOCl, HOCl2, HOCl3, इस तरीके के। और आपको या तो इससे कहेगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका एसिडिक करेक्टर बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका बेसिक करेक्टर बताइए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनका रिड्यूसिंग करेक्टर बताइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिड्यूसिंग करेक्टर बताइए, थर्मल स्टेबिलिटी बताइए। तो यहां से एक क्वेश्चन पी ब्लॉक में से 100% इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए आता है। चाहे वो आपसे थर्मल स्टेबिलिटी पूछे, चाहे वो आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछे, चाहे वो आपसे रिड्यूसिंग करेक्टर पूछे, लेकिन ये सारे के सारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले आपको जरूर करने हैं। 100.2% की बात कर रहा हूं तो ये ऐसा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन आता है। दूसरी अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर दूसरा पी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर्स। तो बच्चों स्ट्रक्चर्स आपको बहुत अच्छे से करनी है। जीनोन के कंपाउंड की स्ट्रक्चर जैसे XeO3 की स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए, XeOF4 की स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए, ठीक है, सल्फर की H2S2O7 की स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिए। तो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करनी, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर आना है, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से जरूर आना है, ठीक है। और यहां से जो थर्ड क्वेश्चन बनता है बच्चों, तीन नंबर तो ये लेके चले गए, और जो 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपका और आना है, और वो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा गिव रीजन, गिव रीजन। तो यहां से बहुत आसान होता है स्कोर करना, गिव रीजन। तो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कवर करना है, स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे से कवर करना है, गिव रीजंस को बहुत अच्छे से कवर करना है। गिव रीजन कई बार 3 नंबर में आ जाता है, कई बार 2 नंबर में आ जाता है, और एक क्वेश्चन यहां से लास्ट जो बनता है वो होता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एनसीईआरटी की कुछ खास रिएक्शंस हैं, उनको आपको करना है, और उन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस को बहुत जरूर देखना है। कुछ मैं खास रिएक्शंस आपको और बता देता हूं, यहां बता देता हूं कि आपको कैसे Cl2 प्लस NaOH वाली एक रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, जो 2 कंडीशंस में होती है, हॉट एंड डाइल्यूट, हॉट, ठीक है, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, सॉरी, है ना, डाइल्यूट एंड कोल्ड। तो यहाँ पर प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ये आपको ऐसी वाली रिएक्शन हॉट, जहाँ पर हॉट और डाइल्यूट वाली रिएक्शंस हो, जितनी भी हॉट और डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड और कोल्ड वाली कंडीशंस हो, वो ये वाली रिएक्शंस आपको जरूर करनी है। और कुछ रिएक्शंस हैं जो खास बार बार रिपीट होती है, वो बता रहा हूँ। एक आपकी कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है, ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन होती है, अगर आपको याद आ रही हो, अभी मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन होती है जीनोन की, तो वो 2 से 3 रिएक्शन है, वो भी बहुत अच्छे से करनी है। तो इन शॉर्ट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्ट्रक्चर, गिव रीजन और एक केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। और NaOH में डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड वाला केस ना भूलिएगा, और इसमें ये वाला केस नहीं भूलिएगा। तो आपका गारंटीड पी ब्लॉक से 8 मार्क्स आपकी मुट्ठी में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो पी ब्लॉक के बाद हमारे पास आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में आपको कह रहा हूं कि सरफेस केमिस्ट्री। अगर मैं सरफेस केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं बच्चों, तो यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोलाइड्स का क्लासिफिकेशन। कोलाइड्स के क्लासिफिकेशन से 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है कि अगर हमारा कोलाइड जब फॉर्म होते हैं तो कोलाइड फॉर्म होने पर वो कैसे कहेगा, वो कहेगा हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो, तो बताइए कोलाइड कौन सा बनेगा। या फिर आपको वो एक क्वेश्चन ऐसे देता है कि स्मोक में बताइए डिस्पर्जन मीडियम कौन है और डिस्पर्जन फेस कौन है, ठीक है। आपका डस्ट में बताइए डिस्पर्जन मीडियम कौन है, डिस्पर्जन फेस कौन है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आपको गारंटीड मिलेगा, वो चार्ट है, वो जरूर पढ़ना आप लोग। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का आपको डेफिनेशन कहेगा कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म में 99.99% यही 5-7 टर्म्स हैं जो बार बार पूछता है, जो आपको डायरेक्ट डेफिनेशन याद करनी है। एसोसिएटेड कोलाइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स, पेप्टाइजेशन, कोएगुलेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरोसिस, ये 5-6 डेफिनेशंस में से 3 डेफिनेशंस गारंटेड आपकी आती हैं, और कोएगुलेशन, ठीक है। थोड़ा सा आपको जो देखना है इस चैप्टर में खास, वो है एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म। यहां से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये है हमारे कोऑर्डिनेशन, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर से क्या क्या आता है और कैसे आता है वो डिस्कस करेंगे। देखिए आप इसको।
तो चलिए अभी अभी आपने देखा कि किस तरीके से पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सरफेस केमिस्ट्री और हमारे कोऑर्डिनेशन से क्या क्या टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं और जिनको हमें बहुत अच्छे से करना है, स्मार्ट वे में करना है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा कैसे करना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आगे के चैप्टर्स। अगर हम सरफेस से पहले चैप्टर की बात करते हैं तो वो केमिकल काइनेटिक्स होगा, और केमिकल काइनेटिक्स में जो हमें टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर करने हैं वो होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सेकंड ऑर्डर क्या होती है और इनके सारे फॉर्मूलाज क्या होते हैं। और आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला तो 100% रटा होना चाहिए, टाइम टी हाफ के लिए भी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालने के लिए भी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी आपको थोड़ी थोड़ी सी आनी चाहिए क्योंकि उसकी भी हमें नीड पड़ती है, तो आपको ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर करना है। मैं बताऊं यहाँ पर एक आपका न्यूमेरिकल जरूर आएगा, और न्यूमेरिकल जो यहाँ से 3 मार्क्स का आता है वो 90% केसेस में तो कुछ इस तरीके का आता है कि एक रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, वो 40 मिनट में 30% कंप्लीट होती है, तो बताइए अब उसका टी हाफ कितना होगा। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी पर तो आना नहीं है इस बार क्वेश्चन, तो इसका टी हाफ बता दीजिए, इसका ऑर्डर बता दीजिए, कुछ इस तरीके से आपको आएगा। दूसरा, यहां से कई बार थ्योरी का क्वेश्चन बनता है, तो थ्योरी का ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि थ्योरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस पूछ लेता है। ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, साथ ही आपको स्यूडो कई बार पूछ लेता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, इसका एग्जाम्पल आप देख लेना। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि आपको याद रखना है, वो है जर्नल यूनिट। तो आपसे कई बार क्या कहेगा कि आप फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट बताइए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट बनाइए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट बताइए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट बताइए। तो यूनिट आपको अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि कई बार हमसे कोई कंडीशन देके कहता है कि बताइए ये क्या होगा, या हमसे इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है कि K = 2.303 × 10⁻³ लीटर इनवर्स, तो आपसे कहेगा कि बताइए ये कौन सा ऑर्डर है, तो आपको यूनिट देख के पहचानना है कि ये कौन सा ऑर्डर है, तो यूनिट आपको जरूर आनी चाहिए। और यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा और 99% कुछ इस तरीके का आएगा, तो ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल नहीं कर छोड़ना है। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है 40% कंप्लीट हो चुकी है, 99% कंप्लीट हो चुकी है, 90% कंप्लीट हो चुकी है, और अब तब बताइए क्या होगा इसका हाफ लाइफ, तो आपको ऐसे जरूर करना है। तो आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ओर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक न्यूमेरिकल 100% आता है और हर बार आता है, वो किस पर आता है, तो नस्ट इक्वेशन पर। तो नस्ट इक्वेशन पर न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इजी होते हैं, तो नस्ट इक्वेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। कंडक्टिविटी से क्वेश्चन आता है, और कंडक्टिविटी में जो आपको बहुत अच्छे से करना है वो क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी में वेरिएशन, कॉन्सेंट्रेशन में वेरिएशन। आपने पढ़ा होगा एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरीके से आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, यानी मोलर कंडक्टिविटी और वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो थ्योरी का क्वेश्चन यहां से बन जाता है, और नस्ट इक्वेशन पर 3 नंबर का न्यूमेरिकल यहां से आता ही आता है। साथ में कोलाश लॉ करना है, और कोलाश लॉ पर न्यूमेरिकल बहुत आसान होते हैं, तो कोलाश लॉ बेस्ड भी न्यूमेरिकल कई बार हमसे पूछता है। तो ये 3 टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में बहुत अच्छे से कवर करने हैं। वहीं अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बच्चों सॉल्यूशन लास्ट से लास्ट ईयर, यानी अभी जो हुआ है 2019 वाला पेपर, उससे पहले हेनरी आया था, तो इस बार पूरे चांसेस है हेनरी लॉ और इसकी लिमिटेशंस की, तो आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आपको कवर करना है, ये कोई खास चीज नहीं होती है, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट है आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल्स याद करने हैं कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव डेविएशन कौन शो करता है, नेगेटिव, यहाँ एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है, तो आपको आइडियल नॉन आइडियल के सारे क्वेश्चंस एग्जांपल्स से क्वेश्चन पूछेगा कि ये नेगेटिव शो करता है, 2 एग्जांपल दे देगा, आपको कहेगा इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड, ठीक है, बताइए ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये नॉन आइडियल है या आइडियल है, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, और अगर आपको ये एग्जाम्पल आइडियल नॉन आइडियल के एग्जाम्पल याद करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अगर एग्जाम्पल याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो यूट्यूब पर सर्च कीजिए आइडियल एंड नॉन आइडियल ट्रिक टू लर्न एग्जाम्पल ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन बाय मयंक नागपाल, तो ये सारे आपको वहां मिल जाएंगे। एजियोट्रॉप्स भी यहीं पर कवर करना है, इसी के साथ कवर हो जाएगा आपका। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो चारों पढ़नी है, क्योंकि चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, और न्यूमेरिकल वो आएगा ना तो आपसे डायरेक्ट टीबी पर न्यूमेरिकल पूछेगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर भी डायरेक्ट नहीं पूछेगा, एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर भी नहीं पूछेगा। आपको 90% न्यूमेरिकल वो देता है जिसके अंदर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, टीबी और टीएफ का, और रेशियो में पूछता है। तो आपको टीबी और टीएफ वो न्यूमेरिकल जिनमें टीबी और टीबी
TF दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो, रेशियो में पूछे तो वो न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कवर करना है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट जो कवर करना है दैट इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एक नंबर में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, तो ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको यहाँ सॉल्यूशन से बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं और अच्छे से कवर करने हैं। 90+ मार्क्स 100% आएंगे अगर आप ऐसे स्मार्ट स्टडी करेंगे। तो आगे आते हैं हम सॉलिड स्टेट की ओर। तो सॉलिड स्टेट में कहें तो एक न्यूमेरिकल 100% ठोक बजाकर आता है, 100% आता है और वो डेंसिटी बेस्ड होता है, यानी डेंसिटी वाले न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। और डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला है Z × M/A³ × N0। ठीक है, बस आपको Z पता होना चाहिए क्योंकि Z सबके लिए अलग अलग होता है, नंबर ऑफ एटम इन्वॉल्व अलग अलग होता है। तो डेंसिटी पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। इम्परफेक्शन इन सॉलिड से यानी डिफेक्ट इन सॉलिड से जरूर क्वेश्चन आता है। स्कॉटकी और फ्रेंकल को तो आप रट्टा मार लेना इसके एग्जाम्पल्स कि कौन स्कॉटकी किन कंडीशन में शो होता है, फ्रेंकल की कंडीशन में शो होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है। तो 3 मार्क्स का यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से गारंटेड आपको मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा दैट इज क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है। और आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपने पढ़ा था आइसोट्रॉपिक एंड एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ ही से 90% क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। तो आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है। तो इन शॉर्ट इस तरीके से केमिस्ट्री का पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है, जिसके अंदर आपको ये खास सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से एक्चुअल में क्या क्या कहाँ से फाइनलाइज होकर आना है। तो आप पहले इसे देखिए, फिर सेकंड बुक की ओर चलते हैं, वहां डिस्कस करते हैं। देखिए आप इसको। तो चलिए गाइज, अभी आपने देखा कि फर्स्ट बुक में कौन कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हैं। अब आ रहे हैं हम सेकंड बुक की ओर। सेकंड बुक में हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरिन फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको नोमेनक्लेचर करना है, यानी IUPAC नेमिंग करनी है, वो इंपॉर्टेंट रहेगी। SN1 SN2 रिएक्शंस करनी है। अब यहाँ से SN1 और SN2 रिएक्शन से कौन सी रिएक्शंस करनी है और कौन सा क्वेश्चन करना है। तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि आपको 2 मॉलिक्यूल दे देगा, इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल दे देगा, एक यहाँ Cl लगा देगा और इस तरीके से कोई मॉलिक्यूल दे देगा और आपसे कहेगा इनमें से किसके साथ रिएक्शन फास्ट जाएगी। SN1 रिएक्शन इनमें से किसके साथ फास्ट जाएगी और क्यों, या फिर SN2 रिएक्शन इन दोनों में से किसके साथ फास्ट जाएगी और क्यों। तो वो आपको मैकेनिज्म का पता है कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो 1 डिग्री के साथ फास्ट जाती है और SN1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, और ऐसी SN1 जो होती है वो 3 डिग्री के साथ जाती है क्योंकि कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। तो ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है, 99.99% आता है। ठीक है, SN1 SN2 का मैकेनिज्म भी आपको देखना है कि कौन से मैकेनिज्म में बैक साइड अटैक है, फ्रंट साइड अटैक है। बहुत ईजी है, तो मैकेनिज्म ना के बराबर पूछा जाता है। कौन सा मैकेनिज्म पूछा जाता है, तो आपको केवल ये वाली रिएक्शन, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है। अभी तक बोर्ड में केवल अगर हेलो एल्केन से कोई मैकेनिज्म आया तो इसी का आया, तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करना है। SN2 मैकेनिज्म होता है, ये मैं आपको यही बता देता हूं। ठीक है, तो ये वाला मैकेनिज्म कर लेना, इस तरीके के क्वेश्चंस कर लेना और कुछ नोमेनक्लेचर कर लेना और कुछ SN रिएक्शंस कर लेना, तो आपका काम हेलो एल्केन से हो जाएगा। और कई बार हेलो एल्केन से कन्वर्जन्स भी आते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं फिनॉल ईथर, ठीक है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की, तो यहाँ पर नेम रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं और नेम रिएक्शंस कई बार नाम से आ जाती हैं, कई बार कन्वर्जन्स में पूछता है और कई बार कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस में पूछता है। तो कोल्बे रिएक्शन आपको करनी है, रीमार्टिमन रिएक्शन करनी है, विलियमसन सिंथेसिस करना है आपको। टेस्ट भी पूछे जाते हैं, अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो लुकास टेस्ट आप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आइडोफॉर्म टेस्ट आपको बहुत करना है। अगर इस चैप्टर में अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर में अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, तो जो मैकेनिज्म आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल उसको बहुत अच्छे से करके जाना है, तो मैकेनिज्म होगा कौन सा, एसिड कैटलाइज्ड वाला, एसिड कैटलाइज वाला मैकेनिज्म होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों मॉलिक्यूल्स पर आप ट्राई करना, तो ये मैकेनिज्म जरूर करना है। 90% यही आता है। ठीक है, और यहाँ ये वाला आता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत लेंथी चैप्टर होता है। यहाँ पर नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, एल्डोल, कैनिजारो, क्लेमेंसन, ये तीनों नेम रिएक्शंस बहुत। अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट, ये आपको बहुत जरूरी करने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 से 2 मार्क्स का आता है। कैसे, केमिकल टेस्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 मॉलिक्यूल दे देगा, कहेगा डिफरेंशिएटिंग बिटवीन प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन, ठीक है, इथेनॉल एंड इथेनॉल, तो वो डिफरेंशिएटिंग टेस्ट हमारे मैक्सिमम टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट इन पर बेस्ड होते हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट पर। तो टेस्ट आप जरूर करें, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन केमिकल टेस्ट का जरूर आता है।
डिफरेंशिएटिंग टेस्ट का। अगर मैं इस चैप्टर से मैकेनिज्म की बात करूं तो एक मैकेनिज्म आपको यहां बताया है, एक मैकेनिज्म यहां बताया, और इस चैप्टर में केवल एक ही मैकेनिज्म आता है या पिछले 10 ईयर में आया है, दैट इज एस्ट्रिफिकेशन वाला। तो आपको यहां केवल एस्ट्रिफिकेशन वाला मैकेनिज्म देखना है और कोई मैकेनिज्म देखने की आपको नीड ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अमाइंस में, तो अमाइंस में देखिए डायजोनियम सॉल्ट कट चुका है तो हमें वो नहीं करना है, तो हम यहाँ बहुत कम काम बच चुका है। तो बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइन, बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ अमाइन में यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन 99.99% आता है कि अरेंज दैम बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, अमाइन के 2 से 3 मॉलिक्यूल दे देगा, सॉल्युबिलिटी को अरेंज कराएगा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर को अरेंज करा लेता है कई बार, और कई बार डायपोल मूवमेंट को, लेकिन यहाँ से अरेंज दैम का एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अमाइन से अरेंज दैम नहीं छोड़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद अमाइन से हिंसबर्ग टेस्ट से जरूर क्वेश्चन आता है, तो आप हिंसबर्ग टेस्ट जरूर करें। कार्बाइल नेम रिएक्शन की बात करें तो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, केवल 2 रिएक्शन भी आप कर लेंगे तो आप हम कहेंगे ये सफिशिएंट रहेगा। इसके बाद यहां से अमाइन से एक क्वेश्चन बहुत बहुत आता है, आपके ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन आएगा कि वी आर हैविंग सी, इस तरीके से आएगा कि हमारे पास C8H18 एक मॉलिक्यूल है, जब इसको अल्कोहल में डाला, किसी अल्कोहल में डाला तो A बना, जब इस पर KOH डाल दिया तो B बना, और जब इसके ऊपर यहाँ रिएजेंट दे देगा NaNO2 डाल दिया तो C बना, और इसके बाद कुछ और रिएजेंट देके कहेगा D बना। इस तरीके का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ABCD वाला जो कंसेप्ट आता है 3 नंबर में बड़ा क्वेश्चन आता है, लास्ट में मिलता है यह क्वेश्चन, और 99% अमाइन से मिलता है, अदरवाइज एल्डिहाइड से मिलता है। तो आप अमाइंस वाले ABCD वाले क्वेश्चन बिल्कुल ना छोड़ें ऑर्गेनिक के अंदर। वहां आते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, बहुत स्कोरिंग चैप्टर होता है, बहुत इजी चैप्टर होता है। बायोमॉलिक्यूल्स में बच्चों बात करें तो ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज, और सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी जो आपको पढ़नी है वो HI वाली जरूर पढ़नी है। ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस मींस बहुत इंपॉर्टेंट है, आती ही आती हैं। अमीनो एसिड को थोड़ा सा डिस्कस करना है और यहां से कुछ खास नहीं पढ़ना है आपको, ग्लूकोज कर लेना आप अच्छे से बस। और उसके बाद तो एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कह देगा एक्सप्लेन द फॉलोइंग, 3 टॉपिक दे देगा। तो जैसे आपको पढ़ना है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एक लाइन का होता है, ठीक है, एक बस लिंक बताना है कि इसके बीच में लिंक को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। तो 1 नंबर में पूछा जाता है। पॉलीपेप्टाइड्स बॉन्ड 1 नंबर में पूछे जाते हैं, कई बार RNA DNA 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हाइड्रोलिसिस यानी वो कहेगा सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराने पर बताइए क्या मिलेगा। तो सुक्रोज का जैसे ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा, किसी को ग्लूकोज और लैक्टोज मिलेगा, तो इस तरीके से। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है, लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, माल्टोज का। ये तो आप ये समझ लीजिए 100% बस्ते में झोले में डाल लीजिए, यहां से क्वेश्चन मिलना है हाइड्रोलिसिस का, इन तीनों में का हाइड्रोलिसिस जरूर। और केमिकल रिएक्शन मैंने आपको ग्लूकोज की बता दी। यहीं से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार आता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है और ज्विटर आयंस क्या होते हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और ज्विटर आयंस। प्रोटीन से याद आया तो कई बार हमें अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटिड में भी डिफरेंस पूछ लेता है, तो आप ये भी कर लेना। ये सारे 1 नंबर वाले छोटे क्वेश्चंस हैं, और आपको मेन ग्लूकोज और ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस को करना है बायोमॉलिक्यूल से। अगर आप इतना सारा कुछ कर लेते हैं तो गारंटीड 90+ जाएंगे। स्टूडेंट अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑल ओवर व्यू कि किस किस तरीके का कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, उस पैटर्न को आपको नहीं छोड़ना है। पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूंगा, यहां का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए, फिर मिलता हूं आपसे। चलिए, अभी आपने देखा कि पूरी ऑर्गेनिक को कैसे हम इजीली कवर कर सकते हैं और 90+ से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। अब मैं ऑर्गेनिक का ओवरव्यू दे रहा हूं कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक में से कैसे कैसे क्वेश्चन किस फॉर्म में आते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपको SN1 SN2 में मिलेगा, जो आपसे मिलेगा कि ये SN1 के साथ फास्ट जाएगा या SN2 के साथ फास्ट जाएगा, क्यों जाएगा, वाई। तो ये क्वेश्चन 100% मिलेगा, तो ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। फिर बात आती है कि 3 नंबर में आपके कन्वर्जन जरूर आएंगे, वो किसी भी चैप्टर से हो। 90% मैंने आपको बताया या तो हेलो एल्केन्स से आएगा या फिर एल्डिहाइड कीटोन या फिर एल्डिहाइड कीटोन से आएगा। तो मैक्सिमम उन 2 चैप्टर्स के कन्वर्जन आपको बहुत अच्छे से करने हैं। कन्वर्जन यानी यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन ये फिक्स है, यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी आपको कोई भी रिएजेंट दे देगा, आपको कुछ इस तरीके का रिएजेंट दे देगा, आपको कहेगा कि बताइए इस कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन में बताइए ये क्या बनेगा। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से फिक्स है ऑर्गेनिक से।
वहीं गिव रीजन में 3 क्वेश्चन देगा और उनका छोटे छोटे से आंसर होंगे कि आपका क्वेश्चन मिलेगा 99 क्या 100 क्या 200%। एक क्वेश्चन ये आता है डिस्टिंग्विश केमिकल टेस्ट कि प्रोपेनॉल और प्रोपेनल में डिफरेंस बताइए, इथेनॉल और मीथेनॉल में डिफरेंस बताइए। तो डिस्टिंग्विश केमिकल टेस्ट आपको जरूर मिलेगा जो 2 नंबर का आता है। वहीं पर मैकेनिज्म 2 से कई बार 2 नंबर में पूछता है स्टूडेंट, कई बार 3 नंबर में पूछता है। वहीं पर 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले मिलने वाले हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ बता दीजिए इन अमाइंस की, एसिडिक स्ट्रेंथ बता दीजिए इन अमाइंस की, डिक्रीजिंग ऑर्डर बता दीजिए सॉल्युबिलिटी का, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। वहीं पर अगर मैं बायोमोलिक्यूल से पीछे बता चुका हूं, लेकिन बायोमोलिक्यूल से विटामिन से 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है कि इस विटामिन की कमी से कौन सा डेफिशिएंसी होती है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको यहां से भी डेफिनेटली मिलेगा। और लास्ट में 36 और 37 जो क्वेश्चन होता है उसमें और में आपका ऐसा तरीके का क्वेश्चन आता है कि आपको एक कंपाउंड दे दिया, उसके ऊपर कुछ डाला तो वो कहेगा ए बनेगा, ए बनता है। और जब ए के ऊपर कुछ डालेंगे तो बी बनेगा, और बी के ऊपर ये वाला मॉलिक्यूल डालें तो बताइए सी और डी क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन 100% पैटर्न ही यही है पेपर का कि ऐसा आना ही है, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं बात करूं तो 1 नंबर की IUPAC, केवल 1 नंबर की ऑर्गेनिक की एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का नेमिंग आपको करने के लिए आएगा। तो ये 3 नंबर का यहां से हो गया और 1 नंबर का यहां से हो गया। तो ये कुछ फिक्स हैं, जो फिक्स ग्राफ बनाया हुआ है, सब कुछ ऐसा है कि एज इट इज। SN1 से जरूर मिलेगा, कन्वर्जन जरूर मिलेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन मिलेगी, गिव रीजन मिलेगा, केमिकल टेस्ट तो मिलना ही मिलना है, मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिए, और आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाला एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, विटामिन से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, ABCD वाला मिलेगा और IUPAC भी मिलेगा। होप करता हूं आपको ये सारा कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसको आपने उतार लिया होगा। इसको अच्छे से उतारने के बाद इस पर वर्क करना स्टार्ट कीजिए, अपना स्टडी प्लान बनाइए। स्टडी प्लान का मतलब हार्ड वर्क नहीं करना है आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क के नेक्स्ट टिप्स दूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।